नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देहरादून में स्कूलों की दशा सुधारने के लिए बढ़ाए गए कदम, डीएम ने दिया आदेश, कोई भी स्टूडेंट जमीन पर ना बैठे, स्मार्ट बनेंगे विद्यालय। मस्जिद के ध्वनि प्रदूषण मामले में हो कानूनी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने जिलों के पुलिस प्रमुख को दिए निर्देश, लाउडस्पीकर के लिखित अनुमति जरूरी। डोईवाला में मंत्री अग्रवाल ने मोक्ष धाम निर्माण कार्य का लिया जायजा, खामियां देखकर जेई को लगाई फटकार, अधिकारी सरकार की छवि बनाए रखी। चंपावत टनकपुर राजमार्ग 2 दिन के लिए बंद, स्वाला के डेंजर जोन में वाहनों के आने जाने पर रोक, सड़कों को ठीक करने में जुटी टीम। और हरिद्वार और बद्रीनाथ में तर्पण करने जुटे श्रद्धालु, 16 रशियन ने किया पिंडदान, पितरों के मोक्ष के लिए की पूजा अर्चना। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून जिलाधिकारी ने पद संभालने के बाद से ही काफी एक्टिव मोड दिखा दिया है। दरअसल अब स्कूलों की स्थिति सुधारने का बीड़ा खुद डीएम 7 बंसल ने उठाया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नैनीताल जिले में डीएम रहते 7 बंसल ने सभी स्कूलों का रूपांतरण करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। ऐसे में अब देहरादून में भी शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न तरह की पहल शुरू की गई है। जिसमें स्कूल्स को आधुनिक बनाने की जो लक्ष्य हैं वो शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। वो चाहे वाइट बोर्ड्स हों, समुचित प्रकाश व्यवस्था हो क्लास में, उनका एम्बियंस कलरफुल करना हो, बच्चों के लिए फर्नीचर हो, प्लेग्राउंड एक्टिविटी हो, एटलीस्ट 1 आउटडोर एक्टिविटी हो, या टॉयलेट्स हों, उनकी किचन हो, डिजिटल स्क्रीन्स हों। सो इसमें रोड मैप ऑलरेडी हमारा रेडी हो गया है, वो प्रसारित भी कर दिया जाएगा। जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान का बजट है उसको रीडू किया गया है, उसको रीमॉडल किया गया है और उसमें स्पेसिफाई किए गई हैं ये इंस्ट्रक्शंस कि ये चीज़ें प्रिंसिपल्स को अनिवार्य रूप से स्कूल्स में लगानी होंगी विदिन 2 मंथ्स। और विदिन 2 मंथ्स हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स सर्टिफाई करेंगे। दे विल प्रोवाइड दी सर्टिफिकेट्स टू अस दैट हैज़ बीन डन इन एवरी स्कूल। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से शैलेंद्र पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिलाधिकारी ने बीड़ा उठा लिया है स्मार्ट विद्यालय बनाने का, किस तरीके से वो कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं? शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताती है कि जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि उनमें आधुनिक सुविधाएं पूरा बहाल किया जाए और इसके लिए उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है। उनका साफ कहना है कि स्कूलों में लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो, बच्चों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था हो, ब्लैक बोर्ड ना हो, उसकी जगह आधुनिक बोर्ड हो। साथ उन्होंने कहा कि टॉयलेट से लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा चीज व्यवस्था 2 महीने के अंदर दुरुस्त होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। साथ उन्होंने कहा है कि 2 महीने के बाद वो इसका मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि जो आदेश दिया गया था उसका कितना पालन हुआ, क्योंकि शिक्षा में सुधार के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। बात क्या होती है कि प्राइवेट स्कूल को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बैठने के लिए तो आज के समय में गार्जियन ये सारा चीज देखता है कि प्रकाश की व्यवस्था कैसे है, पानी की व्यवस्था कैसे है, टॉयलेट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में बच्चों को लाने के लिए सरकार को भी वो सारी सुविधाएं देने पड़ेंगी जो प्राइवेट स्कूलों में है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले भी ये नैनीताल का जिलाधिकारी रहते तो
ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर उन्होंने जो आदेश दिया है अब वो 2 महीने के बाद उसको धरातल पर कितना उतरता है, ये देखने वाली बात होगी प्रियंका। शैलेंद्र, अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलाधिकारी ये रह चुके हैं और अब देहरादून में किस तरीके की पहल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पदभार संभाल लिया है तो स्कूलों की स्थिति आगे क्या देखने को मिल सकती है, किस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उस विषय पर जानकारी दीजिए शैलेंद्र। आपको बता दें कि नैनीताल और अल्मोड़ा का डीएम रहते हुए इन्होंने शिक्षा विभाग में अच्छा काम किया था वहाँ स्कूलों को लेकर के, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर भी जो काम होगा अच्छा होगा और इसीलिए उन्होंने बैठक करके शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन व्यवस्था आपको करना है कि हर स्कूल में प्रॉपर हर चीज की व्यवस्था हो ताकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आए उनको एक ऐसा वातावरण मिले जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलता हो। इससे क्या होता है कि जो गार्जियन है उनको भी लगता है कि नहीं सरकारी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं तो प्राइवेट स्कूल में क्या जाना है। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल तो महंगे हैं, तो जो गरीब के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल को दुरुस्त किया जाता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा गरीब लोगों के बच्चे का होता है, क्योंकि आज सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और डीएम ने जिस तरह से आदेश दिया है, सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि 2 महीने के बाद मैं चेकिंग करूंगा कि स्कूल में कितनी व्यवस्थाएं हो पाई है, तो इसको देख करके लगता है कि कुछ न कुछ एक्शन जरूर होगा। प्रियंका, धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से डीएम ने कार्यभार संभाल लिया है और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नैनीताल और अल्मोड़ा में जो जिलाधिकारी ने पदभार संभालने के बाद जो स्कूलों में रूपांतरण किया था वो अब देहरादून के स्कूलों में देखने को मिलता है और किस तरीके से कितने स्तर पर देखने को मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में ध्वनि प्रदूषण मुक्त माहौल भी शामिल है। हरिद्वार के भगवानपुर में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति देने के मामले में 2018 में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए अदालत ने राज्य के सभी जिले के पुलिस प्रमुखों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले को ध्वनि प्रदूषण विनियमन 2000 के अंतर्गत दंडित किया जाए। डोईवाला की जनता के लिए खुशखबरी है। दरअसल काफी समय से डोईवाला की जनता मोक्ष धाम की मांग कर रही थी, जिसे समझते हुए नगरपालिका डोईवाला अंतर्गत 1,23,16,000 से बन रहे इस मोक्ष धाम का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में हो रही खामियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्माणाधीन मोक्ष धाम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ खामियां देखी हैं जिन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धाम एक यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। डोईवाला में जिस प्रकार से हम, चूँकि आप जानते हैं मैं डोईवाला का निवासी भी, पैदाइश मेरी यहाँ की है, और इस प्रकार की स्थिति बनती थी कि जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। बहुत पहले जब नगर पंचायत थी, मेरे चाचा चेयरमैन थे, मैं वार्ड मेंबर भी था, एक छोटा सा यहाँ टीन शेड था, लेकिन उसकी स्थिति बाढ़ से, पानी से वो लगभग क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद आवश्यकता लग रही थी कि यहाँ पे एक मोक्षधाम बने, और चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ लगातार मेरे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम अन्य लोग, व्यापारिक संगठन, अन्य संगठनों की एक मांग थी कि यहाँ पे बने। और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सौंग नदी के किनारे, अभी मैंने निरीक्षण भी किया, 1,27,00,000 की लागत से इसका निर्माण कार्य चल रहा है।
चंपावत टनकपुर राजमार्ग के बीच बने स्वाला डेंजर जोन के कारण ये मार्ग 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इस रास्ते के खराब होने से यात्रियों और वाहन चालकों के पसीने छूट गए हैं। राजमार्ग बंद होने के कारण शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं व्यापारियों और लोगों को भारी आर्थिक नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। एनएच के बड़े वाहनों के लिए लगातार बंद रहने से क्षेत्र में अब जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी है और लोगों में आक्रोश है। मालूम हो कि ये सड़क देश की सुरक्षा को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सड़क चीन सीमा को जोड़ती है, जिसका उपयोग सेना भी करती है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बेस्ट अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस सड़क का उपयोग सेना करती है वहां पर इस तरीके से जाम लग जाना, सड़क को बंद कर देना किस हद तक सही है और अभी वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कब तक ये सड़कें खुल जाएंगी? स्पेशली राजमार्ग की अगर बात करें तो कब तक खुल जाएगा? लक्ष्मण जी प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा जो अभी टनकपुर चंपावत एनएच जो साला में जो डेंजर जोन है वहाँ पर को जो वाहन चालकों के लिए जो है काफी जानलेवा खतरा बना हुआ। लगातार पहाड़ी से जो मलबा गिर रहा है, तो उस मलबे को साफ करने के लिए जो है 2 दिन के लिए डीएम चंपावत के निर्देश पर फिलहाल एनएच को जो है बंद कर दिया गया है। 2 दिन जो है एनएच में किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। इन 2 दिनों में वहाँ से मलबा हटाने का कार्य किया जाएगा ताकि यातायात सुचारू किया जा सके। स्वाला में स्थिति काफी जो है संवेदनशील बनी हुई। 2 दिन बाद भी नहीं कहा जा सकता कि एनएच सुचारू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी प्रियंका। लक्ष्मण, खबर ये भी है कि 24 और 25 सितंबर को ये राजमार्ग पूरे तरीके से बंद रहेगा, तो क्या लगता है ये कब तक खोला जा सकेगा? अभी किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहां पर कोई फंसा हुआ भी है? और ये जो राजमार्ग है ये कहां से किसको जोड़ता है और कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं? लक्ष्मण जी प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा जहाँ तक प्रभावित होने की वो है तो चंपावत जिले के साथ साथ पिथौरागढ़ जिला और उसका सीमांत जो चीन सीमा से लगा हुआ एरिया है धातुला, मतलब हजारों की आबादी जो इससे जो है प्रभावित हो रही है एनएच के बंद होने से। फिलहाल 24 और 25 को एनएच पूरी तरह जो बंद किया गया है। एनएच लगातार बंद होने से जो चंपावत और पिथौरागढ़ जिला है और सीमांत क्षेत्र है वहाँ फिलहाल जो है राशन पानी आदि की किल्लतें होने लगी है। लोग इस समय में जो है काफी जो है परेशानी में एनएच बंद होने से और काफी आक्रोश भी है। और व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह से लगभग जो माल नीचे मंडियों से आता नहीं आ पा रहा है, तो व्यापारियों का व्यापार भी पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, जिसको लेकर व्यापारियों के द्वारा जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, उनको भी जो ज्ञापन दिया गया है। जी प्रियंका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। तो ये राजमार्ग जो 24 और 25 सितंबर को पूरे तरीके से बंद रहेगा। चंपावत टनकपुर राजमार्ग है, यहां पर कोई भी वाहन चलता हुआ नजर नहीं आएगा। हरिद्वार में आज सुबह से ही दूर दराज से आए श्रद्धालु नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का तर्पण करने पहुंचे। सभी ने पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पितृपक्ष में 16 दिन तक हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर हमारे घर पर पधारते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी पितृ शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना परम आवश्यक बताया गया है। ये जो 16 दिन का कन्यागत सूर्य यानी कि कनागत या महालय पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितृ हमारे घर पधारेंगे। ये 16 दिनों के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग अपने पितरों के प्रसन्नता और पितृदोष की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं नारायण शिला मंदिर में। क्योंकि यहाँ पे भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है और यहाँ स्वयं वर्णन आता है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करता है वह 100 पितृकुल पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरफराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरफराज, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, लिहाजा उत्तर के तीर्थराज भू वैकुंठ नगरी में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? क्या श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी हो रही है? सरफराज, प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पितृ का 9वां दिन है। यह पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो लोग इस दिन जो भाव के साथ तर्पण, पिंडदान व पुण्य दान करते हैं, उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आती। यही कारण है कि आज सुबह से ही दूर दराज से आए श्रद्धालु हरिद्वार के नारायण शिला जो मंदिर है उसमें पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। तो वहीं नारायण शिला मंदिर में जो श्राद्ध तर्पण का अपना अलग ही एक महत्व है। यहाँ पे नारायण शिला मंदिर में श्राद्ध करने से जो व्यक्ति को पितृकुल के जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं इसलिए इस मंदिर में 16 दिन तक चलने वाले श्राद्ध व पक्ष पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि और गोदान, ब्राह्मण भोज जैसे कर्म की जैसे जो भी व्यक्ति यहाँ श्राद्ध कर लेते हैं उसे पुत्र की प्राप्ति और विवाह जैसे संयोग बने जाते हैं। वहीं आज सुबह से ही जो पिंडदान के लिए जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और एक व्यवस्थित तरीके से अपनी लाइन लगाकर आज पूर्ण तरीके से पिंडदान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज तमाम जानकारी के लिए। तो पितृपक्ष चल रहे हैं, आज सुबह से ही दूर दराज से आए श्रद्धालु नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का तर्पण करने पहुंचे हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहे, लिहाजा उत्तर की तीर्थराज भू वैकुंठ नगरी और मोक्ष धाम के रूप में प्रसिद्ध 4 धामों में एक श्री बद्रीनाथ धाम में इन दिनों श्राद्ध पक्ष के चलते भारत ही नहीं अपितु विदेशों से भी सनातन संस्कृति को समझने वाले तीर्थयात्री सनातन धर्मी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अलकनंदा नदी के पावन तट पर स्थित ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करने पहुंचे हैं। रूस के 16 तीर्थयात्रियों का एक समूह अपने पुरखों पितरों के लिए सनातनी संस्कृति परंपरा के तहत श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने आया है। कल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ये मोक्ष धाम बद्रिकाश्रम में तीर्थराज ब्रह्म कपाल में जिस प्रकार से देश विदेश के लोग सनातन धर्म में अपने पितरों का पिंडदान इस स्थान पे कर रहे हैं, बड़े सुखद की बात है। हम सनातनी भारतवर्षी तो इस पिंडदान को करते हैं। आज जिस प्रकार से 16 विदेशी रसिया लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान इस मोक्ष धाम बद्रिकाश्रम के इस ब्रह्म कपाल में किया, ये बड़ा सनातन के प्रति जिस प्रकार का वो भाव देखा, जिस प्रकार से उन्हें अपने पितरों का पिंडदान देखा किया, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विदेशी लोग भी आज हमारे सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं और कहा भी गया कि जिस प्रकार से कपाल मोचनम तीर्थम मदिगम पितृ। स्वागत है। नैनीताल में 2 दिवसीय राज्य ओलंपिक का दूसरे दिन का शुभारंभ हुआ है। पहले दिन यहाँ कियाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और याचिंग प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर सहित कुल 9 जिलों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। भारतीय कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के निदेशक ने कहा है कि नैनीताल को चयन किया गया है। इस समय स्टेट ओलंपिक गेम्स, स्टेट गेम्स 5th स्टेट गेम्स हो रही हैं और उसमें जो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और सेलिंग, ये तीनों एक्टिविटी के लिए नैनीताल लेक चूज़ की गई है और यहाँ पे करीब 100 से भी ज़्यादा प्रतिभागी आए हुए हैं और हर गेम में अलग अलग डिसिप्लिन है। जैसे यहाँ पर कल 1000 मीटर की रेस थी कयाक में और कैनो में, आज 500 मीटर की रेस है। कल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, जिसमें टिहरी गढ़वाल ने लीड किया गोल्ड से, 8 गोल्ड से, और सिल्वर लिया नैनीताल ने। नैनीताल तो पूरा एक विश्व में इसका एक नाम है और अगर थोड़ा सा भी सरकार इसमें इच्छा शक्ति दिखाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस वाटर स्पोर्ट्स होंगे, यहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा, जिसके लिए नैनीताल फेमस है। और ये पहली बार यहाँ नैनीताल में स्टेट गेम्स में हम कयाकिंग, कैनोइंग की इवेंट्स करवा रहे हैं। इसमें एक हमें बोट्स हैं, बोट्स का एक स्टोर है,
कुछ फैसिलिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये सब की आवश्यकता हमें है और इसके लिए सरकार से हमने अनुरोध किया है। सरकार अगर आगे बढ़ के करेगी तो निश्चित रूप से हमारी एसोसिएशन इसको आगे बढ़ाएगी और यहाँ पर एक दिवसीय पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण कार्यक्रम में पहुंचे सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड के उप निदेशक जनपद नोडल ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव ने सूचना कार्यालय पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यालय पटल सहायकों से कार्यों की जानकारी लेते हुए पत्रावलियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान पत्रकारों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और पत्रकार हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत जिले के जोशीमठ विकास खंड के माड़ा गांव का चयन हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया है कि योजना से जिले के जनजातीय बाहुल्य वाले इस गांव में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण काम होंगे। जनजातीय बाहुल्य गांव के लिए शुरू की जाने वाली योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को गत बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड वन विभाग ने महिलाओं को जंगल की आग से निपटने के लिए ट्रेनिंग देने का अभियान शुरू कर दिया है। गर्मियों में हर साल जंगल में आग लगने से लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। बागेश्वर में वन विभाग हंस फाउंडेशन की मदद से महिलाओं को जंगल में आग लगने की स्थिति में क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं का 5 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा और सुरक्षा किट भी दी जाएगी। बता दें कि बागेश्वर जिले में हर साल आग लगने से भारी मात्रा में वन संपदा नष्ट हो रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी लोग शामिल हो रहे हैं। इसके लिए जिले के 200 गांव की 1100 महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए चिन्हित किया गया है। शुरुआत में 7 गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद बाकी सभी महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बस हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम फायर सीजन से काफ़ी पहले से हर गांव में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। इसी क्रम में हंस फाउंडेशन द्वारा 200 गांव की महिलाओं को 200 मेंबर हैं यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि अभी से जो भी जागरूकता है इनके द्वारा अन्य ग्रामीणों को आग जंगल में मिनिमाइज कर सकते हैं। इस संबंध में सहयोग लिया जाएगा और इसी प्रकार अन्य गांव में भी ये कार्यक्रम चलते रहेगा। जो आज का कार्यक्रम है हमारा बागेश्वर ज़िले में हम लोग 200 गाँव को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने 1100 फायर फाइटर चुने हैं, जिनको हम एक नियमित तौर पे प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं को हम कम कर सकें तथा वनाग्नि की घटनाओं को रोकने हेतु ग्रामीणों द्वारा मदद ली जा सके। इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो फायर सीजन में आग लगती है, इसमें ग्रामीणों को हम प्रशिक्षण देंगे प्लस हंस फाउंडेशन द्वारा उन लोग को टूल किट भी प्रदान की जाएगी। तो जिसमें हम लोग वन विभाग के जो हमारे प्रशिक्षित ट्रेनर होते हैं उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं। हम लोग इसमें SDRF फायर ब्रिगेड को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि प्रशिक्षण बेहतर तरीके से दिया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।